लास्ट में कर। सुनिए भाई जरा, देखिए हम चैप्टर शुरू किया था हमने थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमारी एक क्लास हुई थी, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी। उन टर्म्स में मेन जो टर्म्स थी वो क्या थे, सुन लीजिए जरा। वो मेन टर्म्स थी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? तो मैंने आपको समझाया था किसी भी सिस्टम की वे प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, यानी कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। किसी भी सिस्टम की वे प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और आपको मैंने समझाया था इस चैप्टर में जो टर्म्स आप पढ़ रहे हो वे चार टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक है इंटरनल एनर्जी, एक है एंथैल्पी, एक एंट्रोपी और एक गिब्स फ्री एनर्जी। चारों ही स्टेट फंक्शन, यानी कि ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। एक तो ये मेन था। दूसरा मैंने आपको बताया था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। किसी भी सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं, उन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की थी, एक थी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और सेकंड थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब प्रॉब्लम आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? किसी भी सिस्टम की वे प्रॉपर्टी जो सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर जो डिपेंड नहीं करती उन्हें इंटेंसिव, और जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं उन्हें एक्सटेंसिव। अब आपको मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि अगर कभी भी आपको इंटेंसिव या एक्सटेंसिव पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे? आप सिस्टम को दो फॉर्म में लीजिए। यहां देखो जरा, आप सिस्टम की दो फॉर्म बनाइए, एक फुल पार्ट और एक हाफ पार्ट। अब आपको करना क्या है? अब आपको इसमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, एक हाफ पार्ट बनाना है और एक फुल पार्ट बनाना है। इसमें आपको सिर्फ इतना कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि जो भी मैटर यहां लोगे वही मैटर आपको सेम मैटर यहां लेना है। और अब आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा आएगा, यहां कम। तो जो भी प्रॉपर्टी जैसी होगी कि दोनों में सेम है, वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और जो चेंज हो जाएगी वो याद रखना है हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ध्यान रख लेना। एक में क्वांटिटी ज्यादा आएगी, एक में कम, क्योंकि एक हम फुल सिस्टम यूज कर रहे हैं और एक हाफ सिस्टम यूज कर रहे हैं। एक फुल सिस्टम है और एक हाफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम का हाफ पार्ट है। दोनों में क्वांटिटी का डिफरेंट है। तो अगर जो भी प्रॉपर्टीज दोनों में सेम है तो वो याद रखना है वो इंटेंसिव है, अगर चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव है। तो अब इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज हो, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां हमने दोनों में वाटर फिल किया। अब क्योंकि हमने दोनों में वाटर फिल किया तो वाटर की अगर डेंसिटी देखें तो आपको पता है दोनों जगह सेम होती है। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं ये बात कहूं कि इन दोनों में हमने वाटर फिल किया और दोनों का हम टेम्परेचर देखें तो आपको पता है सेम, मैंने कहा जो सब्सटेंस यहाँ है वही यहाँ है, सेम कंटेनर से दोनों को भरा है, अलग नहीं। तो इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंटेंसिव। लेकिन कोई अगर आपसे ये कहने लगे कि इनमें वॉल्यूम बताओ, तो आपको पता है वॉल्यूम इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो वॉल्यूम कैसा है? एक्सटेंसिव। ऐसे ही अगर मैं यहाँ आपसे ये कहूँ कि मैंने यहाँ कोई सॉल्यूशन फिल किया है, जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ कोई सॉल्यूशन फिल किया, यहाँ सॉल्यूशन हमने फिल कर रखा, यहां हमने एक सॉल्यूशन फिल किया है। अब यहां सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन किसका है? एसिड का है। अगर कोई हमसे कहता है वही सॉल्यूशन एसिड का यहां है, अगर कोई हमसे पूछता है बताइए पीएच, दोनों केस में पीएच सेम होगी या डिफरेंट? सोच के बोलना। पीएच सेम होगी। क्यों सेम होगी? आपने प्रैक्टिकल भी किया था कि अगर हम लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर किसी एसिड की एक ड्रॉप डालते हैं तो पीएच आ जाती है, जो वो कलर शो करता है उससे पीएच आ जाती है। अब आप उसकी चाहे एक ड्रॉप डालो पीएच वही आएगी, या आप उसकी 10 ड्रॉप डालो पीएच तब भी सेम रहेगी। तो पीएच क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब पीएच कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही आप किसी भी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हो।
याद रखना है इस चैप्टर में आप 4 प्रॉपर्टीज पढ़ोगे और ये चारों प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है, ये याद रखना। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केस अप्लाई होते हैं। इनमें एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। फिर मैंने आपको एक रूल बताया था कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक मैंने आपको कंडीशन समझा दी थी। अब इससे आगे हमें समझना है, तो जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, एक चीज और ध्यान रखना, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान लगेगा अगर आप केमिस्ट्री का सीख लो, क्योंकि मैं फिजिक्स वाला पार्ट अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको कि फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, तो वो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस पूरी की पूरी अलग से डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझते चलो। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सुनते रहो जरा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सुन लीजिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, जरा सभी बच्चे ध्यान से सुने। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें टाइम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ए स्टेज ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग पासिंग ऑफ टाइम्स देयर विल बी नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज। यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं हो रही, तो हम कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम। नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज मतलब कैसे, सुन लीजिए जरा। इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर में एक गैस ली, ध्यान देना, और इस पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाकर ऐसे छोड़ रखा और पिस्टन यहीं रुका हुआ है। अब हम इसमें कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं लेकिन पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, टाइम पास हो रहा है लेकिन इसका प्रेशर टेम्परेचर वगैरह अगर सेम चल रहा है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो हम कहते हैं इसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक बार हम रीड कर सकते हैं, इसमें देखो लिखा हुआ भी है। A system is said to be in thermodynamic equilibrium if its macroscopic properties like temperature, pressure do not change with time। यानी कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता बाय पासिंग ऑफ टाइम। टाइम पास होने से उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब आती है इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ध्यान दो जरा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सुन लो भाई जरा। देखो आप सभी बच्चे प्रोसेस वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या, आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हो तो किसी दूसरे को एडवाइस देने लगो, ये प्रोसेस लगा दो या इस प्रोसेस से कर लो, ये प्रोसेस क्या है। हाँ वंशिका आप बता रहे हो सर, प्रोसेस किसे कहेंगे, सही बताया आपने कि एक बच्चे ने कहा भी था वे ऑफ वर्क कैसे कर रहे, वो प्रोसेस है। लेकिन यहां थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कहते हैं, प्रोसेस क्या है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, तो जब सिस्टम अपनी स्टेट बदलता है, इस स्टेट चेंजिंग को ही हम प्रोसेस कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके सामने, यहां ध्यान दो जरा, ये एक सिस्टम था, सिस्टम आपको बता रखा है मैंने, सिस्टम किसे कहते हो, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। मान लीजिए एक कंटेनर में आपने गैस ली, तो ये क्या है, सिस्टम है। अब सिस्टम इस कंडीशन में है, मान लीजिए ये सिस्टम इस कंडीशन से, यानी कि इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाता, तो जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, दिस इज नोन एज प्रोसेस। तो प्रोसेस समझ में आए, सिस्टम जब एक स्टेट को चेंज करके दूसरी स्टेट में जाएगा, इसी को हम प्रोसेस कहेंगे। और याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स में मेनली 4 प्रोसेस होती हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पहली प्रोसेस आती है आइसोथर्मल प्रोसेस, जरा ध्यान से सुनते रहना, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं, समझ में आ गया। प्रोसेस का मतलब सिस्टम की स्टेट का चेंज होना, इसको हम क्या कहते हैं,
प्रोसेस। और 4 टाइप की प्रोसेस हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सुन लो भाई जरा, आइसो का मतलब है सेम और थर्म मींस हीट, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे। ध्यान से सुन लीजिए, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए। ध्यान से सुन लीजिए, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए उसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं बोलो? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप सभी को एक चीज याद रखनी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर किसी प्रोसेस का टेम्परेचर सेम रहेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब उन न्यूमेरिकल में आपको याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू 0 यूज होगा, यानी कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। न्यूमेरिकली हमें याद रखना। दोबारा से सुन लीजिए जो बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है बोलो? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ये ध्यान। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा बोलो? इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा, ये याद। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल कब रह सकती है? आइसोथर्मल प्रोसेस तब रह सकती है जब कंटेनर की वॉल कंडक्टिंग नेचर होगी, यानी कि वॉल कैसी हो? हीट कंडक्टर। मान लीजिए कोई सिस्टम आपने लिया, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री है। अब आपने उस पर कोई प्रोसेस लगाया, यानी कि कुछ किया उस पर आपने, चाहे तो उसमें कंप्रेस किया, एक्सपेंड किया, तो अब मान लीजिए उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। अब वो दोबारा से सेम कैसे कर सकता है? जब वो सराउंडिंग से या तो हीट लेगा या सराउंडिंग को हीट देगा, तब वो अपना टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन कर सकता है। अब क्योंकि वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है, सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? इसका मतलब यह है कि वॉल कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग। तो ये सिर्फ ये ध्यान रखना, जिस कंटेनर में या जिस सिस्टम में कंडक्टिंग वॉल होती है उसमें ये होता है। कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए इस सिस्टम के लिए। अगर कंडक्टिंग वॉल नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ध्यान। अब दूसरी कंडीशन, सेकंड प्रोसेस आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। और देखो भाई, आप कुछ बच्चों से पीछे मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो। अगर मैं लास्ट में पूछूं तो बता देना, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ना फिजिक्स में हो पाएंगे ना केमिस्ट्री में। अगर ये आपको याद नहीं हुई, ये टर्म्स के मीनिंग याद नहीं रहे, तो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से पढ़नी है यहां से। आइसोथर्मल के बाद नेक्स्ट आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रोसेस का मतलब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बदल रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रहा है, और उस प्रोसेस में हीट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हीट हमेशा कांस्टेंट रहे। हीट हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। दोबारा से सुन लीजिए, एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्यूरिंग रिएक्शन हीट रिमेन्स कांस्टेंट। और हीट को एक डिफरेंस याद कर लीजिए, हीट को केमिस्ट्री में क्यों लिखते हैं, फिजिक्स में डी क्यों लिखते हैं? फर्क सुन लो जरा, बोल रहा हूं मैं। केमिस्ट्री में क्यों लिखते हैं, फिजिक्स में डी क्यों लिखते हैं? केमिस्ट्री में सिर्फ क्यों चाहिए, हीट कितनी आई कितनी गई, पहले कितनी थी बाद में कितनी को उससे मतलब नहीं, तो सिर्फ जो आई या जो गई उसे हमने क्यों किया? क्योंकि फिजिक्स में पहले वाली हीट का भी यूज होता है, तो पहले हीट कितनी थी बाद में कितनी थी, तो चेंज को डीक्यू कहते हैं। तो यानी कि उसमें फिजिक्स में डीक्यू वर्ड यूज होगा, केमिस्ट्री में क्यू यूज होगा। तो फिजिक्स में हम कहेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, डीक्यू 0 है, केमिस्ट्री में कहेंगे क्यू 0, क्योंकि केमिस्ट्री में पहले हीट कितनी है बाद में कितनी, हमें इससे मतलब नहीं, हमें है एब्जॉर्ब या रिलीज कितनी है, तो ये एब्जॉर्ब या रिलीज हीट। फिजिक्स में डीक्यू होगा, डिफरेंस सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री से ही अच्छा समझ में आएगा, तो ध्यान रख लेना। क्या बताया? एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी है? वे प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट हो, इट मींस क्यू या डीक्यू 0 हो, ये ध्यान रखना। डीक्यू का मतलब है चेंज इन हीट। अब इसके बाद कंडीशन आती है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, सुन लो जरा। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में
हीट कांस्टेंट रखनी, हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, ना बाहर से अंदर आनी चाहिए। तो हीट कांस्टेंट कब रह सकती है? जब वॉल जो है इंसुलेटेड हो, यानी कि नॉन कंडक्टिंग वॉल हो। भाई पूरी तरीके से इंसुलेटेड वॉल है तो हीट ना बाहर जाती है ना अंदर आती है, तो एक जगह कांस्टेंट रहती है, जितनी सिस्टम के पास है शुरू से लास्ट तक उतनी ही रहेगी। तो इसमें क्या चाहिए? नॉन कंडक्टिंग वॉल, नॉन कंडक्टिंग वॉल चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो इसमें कैसी होती है? नॉन कंडक्टिंग। और आइसोथर्मल में कंडक्टिंग। टेम्परेचर सेम रखना है, तो टेम्परेचर सेम रखना है तो उस वजह से हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो सकती। अब जरा नेक्स्ट सुनिए, तीसरा प्रोसेस आता है, हाँ भाई, थर्ड प्रोसेस आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। सुन लो जरा, आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। सुनते रहो जरा ध्यान से। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जितना सिस्टम का शुरू में था इतना ही लास्ट में रहता है। ऐसा कौन सा कंडीशन में होता है? किस न्यूमेरिकल में ऐसा होता है? जब भी हमारा कंटेनर रिजिड होता है, जैसे कि गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का साइज आपने कम ज्यादा होते हुए नहीं देखा होगा कि गैस ज्यादा भर दी तो वो बड़ा हो गया, फिर गैस कम होगी घर में तो वो साइज छोटा हो गया। तो इसका मतलब जितने भी रिजिड कंटेनर होते हैं, ठोस कंटेनर, उन सारे कंटेनर में वो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है अगर वे क्लोज है, यानी कि वॉल्यूम उनमें कभी चेंज नहीं होगा। न्यूमेरिकली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट कब है बोलो? आइसोकोरिक प्रोसेस में। और वॉल्यूम कांस्टेंट होने से वर्क डन जीरो होता है। आप कहोगे वर्क का इससे क्या लिंक? वर्क का लिंक होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो यहाँ वर्क होता है वो यहाँ इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ वर्क जो होता है मैकेनिकल वर्क नहीं होता, यहाँ होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वो कैसे बनता है उसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो याद रखना उस न्यूमेरिकल में वर्क आपको जीरो लेना, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन वर्क से है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क जीरो होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आती है लास्ट फोर्थ प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस कौन सी है? सुन लीजिए भाई, फोर्थ प्रोसेस आती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि एक ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो समझ सकते हो, देखो ये चार प्रोसेस हमें पढ़नी है। पहली प्रोसेस कौन सी बताई? देखते रहो जरा बोर्ड पे। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी जीरो। न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, ये आगे भी मैं समझाऊंगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है। एडियाबैटिक, हीट कांस्टेंट, क्यू जीरो। केमिस्ट्री में क्यू यूज होगा, फिजिक्स में डी क्यू जीरो, याद रख लेना। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है वर्क, तो वर्क बिकम्स जीरो। उस प्रोसेस में वर्क हमेशा जीरो होगा। पता है आपको, एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल बनाएंगे कोई टीचर, और लास्ट में लिख देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस थी, वर्क बताओ, तो आंसर जीरो। कुछ नहीं पढ़ना उसमें क्या लिखा है, क्योंकि जैसे ही उसने आइसोकोरिक वर्ड कर दिया, हमारा न्यूमेरिकल थी जिसमें 5-6 लाइन लिखी होंगी, आंसर सिर्फ डायरेक्ट जीरो आ गया। तो ऐसे से न्यूमेरिकल भी इसके होंगे। पता चलेगा हम 5-6 लाइन पढ़ेंगे, अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड से आंसर जीरो आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो इस वजह से कह रहा हूं इन टर्म्स को समझिए जिससे न्यूमेरिकल आसान हो, कि वो ज्यादा एक्सप्लेन करे, हम आंसर एकदम बता दें कि ये हो। इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखें। अब अगर इन चारों का हम ग्राफ बनाएं, सुन लो जरा, अगर अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा इन्हें थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ बनाते हैं हम, यहां देखो जरा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम, स्पेशली इट इज वैलिड फॉर गैस, ये गैस के केस में अप्लाई होता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाए, अब जो आपको बताना है प्रोसेस कौन सा है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा सारे ग्राफ, आप खुद सोच के बोलना कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हमने ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाया। तो मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया और हम ऐसे चले, बताइए कौन सा प्रोसेस है, सोच के बोलिए, आपके सामने दिख रहा है, बोलो।
क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर। तो ये है आइसोबारिक। बता दो, प्रेशर रिमीन्स कांस्टेंट, प्रेशर सेम चल रहा है। मान लीजिए हमने ग्राफ ऐसे बनाया, मान लीजिए हमने ग्राफ ऐसे बनाया, क्या होगा? तो मैं बात कर रहा था कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्यों कहा आइसोकोरिक? बोलो। डाउन द ग्रुप, आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब दो स्टेज और आती है इस ग्राफ में जब हम बनाते हैं। एक ग्राफ मान लीजिए ऐसे चलता है और एक ग्राफ ऐसे चलता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा भी हमें समझना पड़ेगा क्योंकि आगे आएंगे। इसको वाले को, ऊपर वाले को कहते हैं आइसोथर्मल और इसको कहते हैं एडियाबैटिक। इसको कहते हैं एडियाबैटिक। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आगे आएगा कि यहां कम क्यों होता है। ये एडियाबैटिक और आगे आइसोथर्मल। तो ये कंडीशन आपको पता हो। बोलिए किसी बच्चे को इन प्रोसेस में कोई डाउट हो? ये कैसे आया, इनका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा कि हमने इसको ही एडियाबैटिक क्यों कहा और ऊपर वाले को आइसोथर्मल क्यों कहा। क्योंकि आइसोथर्मल वर्क हमेशा एडियाबैटिक वर्क से ज्यादा होता है। तो उस केस में एडियाबैटिक वर्क जो है कम है क्योंकि यहाँ एरिया कम आएगा और यहाँ एरिया ज्यादा आएगा। वो एक्सप्लेनेशन आती है, फिजिक्स में भी आएगी, केमिस्ट्री में भी आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे समझने। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बताइए भाई, ये चारों प्रोसेस क्लियर है? आइसोथर्मल किसे कहा? ये कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आती है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जरा ध्यान दो, बहुत मेन टर्म्स हैं। रिवर्सिबल एंड सुनो भाई जरा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं? जरा बहुत ध्यान से, सभी बच्चे इसे ध्यान से समझना, किसे कहेंगे? देखो मैं इन्हें समझा रहा हूं। एक ऐसा प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो अब मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं। एक ऐसा प्रोसेस जो इतना स्लो हो कि आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो स्लो स्टेज, यानी कि इनफाइनाइट टेस्टिमली स्लो, यानी कि इनफाइनाइट स्लोली कह सकते हैं। मतलब इतना स्लो हो कि वो इनफाइनाइट स्टेज में स्लो, उस प्रोसेस को रिवर्सिबल। और अगर कोई फास्ट प्रोसेस है, यानी कि अदर जो है वो किस में आएगा? बोलो, इरिवर्सिबल। थोड़ा ध्यान से सुन लो। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता। मैंने बोला एक इतना ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट टेस्टिमली स्लोली हो, यानी कि इतना स्लो हो कि उसमें स्टेट चेंज ही ना हो, सेम ही रहे, हर कंडीशन में इक्विलिब्रियम बना रहे, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर प्रोसेस बहुत फास्ट हो, यानी कि सिस्टम की स्टेट बहुत तेजी से चेंज हो, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसे मैं बहुत आसान से एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं और फिर मैं एक जो फिजिक्स या केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है उसके एग्जांपल से। पहले आप एक दूसरा अपना डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो कि प्रोसेस फास्ट कब होगी, स्लो कब होगी। जरा यहां देखो बोर्ड पे एक बार,
मान लीजिए दो एंड पॉइंट हैं, एक ए और एक बी, मतलब ये दो पॉइंट मान लीजिए, एक साइकिल रेस शुरू होती है, इस पॉइंट से शुरू होनी है, एंड पॉइंट ये है। ध्यान से सुन लो भाई जरा, एक साइकिल रेस शुरू होनी है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट वो। अब कंडीशन ये आती है साइकिल रेस के लिए, ये कहा जाता है कि वो विन करेगा, वो पार्टिसिपेंट विन करेगा जो यहां लास्ट में पहुंचेगा। बस ये ध्यान से सुनिए, उस साइकिल रेस को वो पर्सन विन करेगा जो लास्ट में यहां पहुंचेगा, लास्ट में। अब बताओ साइकिल वालों को कैसे चलना है? तो आपको पता है साइकिल वालों को पैर तो नीचे रखने नहीं, क्योंकि कंडीशन है साइकिल चलानी है और बिल्कुल सीधी चलानी है। ये भी नहीं कि बाहर इधर उधर घूमते रहेंगे, यहां नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल सीधी चलानी है। इसका मतलब क्या है कि उन्हें चलना ही नहीं, अपना जहां खड़े वहीं बैलेंस बना के रुके रहना है। बोलो तो स्पीड कितनी हुई उनकी? तो आप कहोगे इनफाइनाइट स्लोली है। भाई यहां तक पहुंचेंगे लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वहीं खड़े रहे, तो वो चलना ही नहीं चाहेंगे। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो चला गया वो हार जाएगा। तो कंडीशन क्या है? वो अपनी पोजीशन पे ही रुककर वहीं बैलेंस बना के खड़े रहेंगे। तो यानी कि उनमें क्या होगा, स्टेट बदलेगी नहीं, वो बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में बैलेंस बना के रुके रहेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल। अब दूसरी कंडीशन सुनो, अब इसी साइकिल रेस में अगर कंडीशन बदल जाती, ये कहा जाता कि ए पॉइंट से स्टार्ट करना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है और वो जीतेगा जो सबसे पहले जाएगा। अब आपको पता है अब प्रोसेस कैसे होगा, अब फास्ट होगा, यानी कि बहुत तेजी से वहां पहुंचना है। तो इसका मतलब प्रोसेस तेज हुआ तो उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। तो ऐसे ही सिस्टम्स के अंदर होगा और कुछ नहीं। अब सिस्टम में मैं एग्जांपल से समझाता हूं, सुनो जरा एक मिनट। यहां एग्जांपल कैसे लेते हैं? हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने गैस भरी है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया है। जरा सभी बच्चे ध्यान से देखना। अब बताना प्रोसेस कैसे होगा, बस स्लो या फास्ट। अगर वो स्लो हो रहा है तो वो रिवर्सिबल है, और अगर वो फास्ट हो रहा है तो इरिवर्सिबल। मान लीजिए हमने एक कंटेनर में गैस ली, यहां देखो जरा एक मिनट, हमने एक कंटेनर में गैस ली और इस गैस का प्रेशर है पी गैस, प्रेशर ऑफ गैस। इस पे हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया, यहां ध्यान दो जरा, इस पे हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया। जो हमने इस पे पिस्टन लगाया इसका प्रेशर है पी एक्सटर्नल। अब पहली स्टेज जरा ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए पहली कंडीशन ये आती है कि ये जो पी एक्सटर्नल है ये वेरी 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 लार्ज देन पी गैस। क्या नोट करोगे? बोलो, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। तो क्या होगा आपको पता है, पिस्टन बहुत तेजी से अंदर चलेगा। जब पिस्टन अंदर चलेगा तो कैसे चलेगा? बोलो, गैस को कंप्रेस करेगा, फास्ट। और जब वो फास्ट चलेगा तो कौन सा प्रोसेस हुआ? इरिवर्सिबल। तो क्लियर हुआ? तो यानी कि जब प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा, न्यूमेरिकली याद रखना, जब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो पिस्टन की स्पीड ज्यादा होगी, और जब पिस्टन की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। अब इसी में दूसरी कंडीशन सुनिए जरा क्या होता है, सुन लीजिए। अब सेकंड कंडीशन आती है, तो ये तो थी इरिवर्सिबल। अब दूसरी कंडीशन सुनो भाई जरा। हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ ध्यान दीजिए, अंदर गैस भरी है, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है। अब यहाँ 4 सॉइल पार्टिकल रखते हैं, ध्यान से सुन लो भाई, 4 सॉइल पार्टिकल रखे, और इन सॉइल पार्टिकल का प्रेशर स्मॉल डीपी है। तो इसका मतलब बाहर जो प्रेशर है वो क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। बाहर जो प्रेशर है ये है डीपी प्लस पी एक्सटर्नल। बाहर जो प्रेशर है डीपी प्लस पी एक्सटर्नल, और अंदर जो प्रेशर है पी गैस। और मान लीजिए दोनों इक्वल हैं, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो भाई, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी एक्सटर्नल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी गैस। दोनों इक्वल, ध्यान से सुन लीजिए भाई, दोनों इक्वल हैं। कौन सा? बाहर का प्रेशर और अंदर गैस का प्रेशर। अब सपोज कीजिए आपने एक सॉइल पार्टिकल उठाया, एक सॉइल पार्टिकल, रेत का पार्टिकल जो आपको दिखाई नहीं देता सही तरीके से, तो एक सॉइल का पार्टिकल उठाया, वो यहां रख दिया। अब बताइए कौन सा प्रेशर बढ़ा? एक्सटर्नल। तो पिस्टन क्या करेगा? नीचे चलेगा। स्पीड कैसी होगी? एक सॉइल पार्टिकल का प्रेशर सोचो कितना होगा,
बहुत ही नेग्लेक्ट स्टेट में होगा। तो हम कॉन्सेप्ट के बेस से तो ये कहेंगे क्योंकि हमने सॉइल पार्टिकल रखा तो बाहर प्रेशर पड़ा, लेकिन वो है कितना, बहुत ही नेग्लेक्ट कंडीशन में है। तो इसका मतलब पिस्टन चलेगा, चलने का मतलब वहीं रुका रहेगा। तो इसका मतलब पिस्टन की स्पीड क्या होगी, वेरी स्लोली, यह कह सकते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, उतनी स्पीड होगी। तो ये प्रोसेस क्या होगा बोलो, रिवर्सिबल। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, देखो सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको फिजिक्स में ये चैप्टर अच्छा करना है तो स्पेशली ध्यान रखना, ये प्रोसेस को ध्यान रखिए, ये आपके फिजिक्स में सारे काम आने। रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहा, एक ऐसा प्रोसेस जो हर कंडीशन में इक्विलिब्रियम रहे, यानी कि पिस्टन वहीं रुका रहे, उसकी मूविंग कंडीशन कैसी हो, बहुत ही स्लो। और ये कब पॉसिबल है, जब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। अगर ज्यादा डिफरेंस है, चाहे कोई सा भी ज्यादा हो कोई सा भी कम, तो प्रोसेस होगा फास्ट और वो प्रोसेस कहलाएगा इरिवर्सिबल। और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल हैं तो वो कहलाएगा रिवर्सिबल। बोलो क्लियर है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिफाइन अगर हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो फिर ये बोलते हैं ए प्रोसेस या ए रिएक्शन, एक प्रोसेस या एक ऐसी रिएक्शन जो कैसी होती है, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्लोली होती है और हर स्टेज में इक्विलिब्रियम रहता है, उसे आप क्या कहते हो बोलो, बोलो रिवर्सिबल। और अगर इसके अपोज प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, तो उसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। तो ये थी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो हमें पता हो। अब शुरू करते हैं मेन टर्म्स जिन पे बेस हमारे न्यूमेरिकल है, ये हमें बार बार बीच में यूज करनी है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब सुन लीजिए, नेक्स्ट टर्म्स आती है इंटरनल एनर्जी। यू और ई, सुन लो भाई जरा। इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू या ई से। अब ये यू या ई क्या है, तो सुन लीजिए, इंटरनल एनर्जी है यू या ई। यू क्या होती है, ये भी सिंबल इंटरनल एनर्जी का, ई भी। एनसीईआरटी में यू दिया है तो आप यू याद रखिए, वैसे कभी कभी ई भी लिखा हुआ आ सकता है, कुछ रेफरेंस बुक में ई लिखा। अब इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, तो बहुत सीधा सा सुन लीजिए भाई, किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, हम सीधा सा कहते हैं एनर्जी स्टोर इन सिस्टम। याद रखो, ये डिफाइन की जरूरत है, एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी है, सिस्टम आप जानते हो जिसकी स्टडी कर रहे हो, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सिस्टम में एनर्जी कहां से आई, बता सकते हो सिस्टम में एनर्जी कहां से आई। मैंने कहा एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इसका मतलब है इंटरनल मींस आंतरिक, यानी कि जो उसके पास खुद की एनर्जी है। अब उसमें एनर्जी कहां से आई, कोई बच्चा अगर बता सके। अरे आपको पता है, एवरी मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर एटम और मॉलिक्यूल। और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनर्जी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहां बॉन्ड बनता है, तो उनके पास क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल मूविंग हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। मॉलिक्यूल रुके हो सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। मॉलिक्यूल किसी पोजीशन पर मूविंग कंडीशन में, यानी कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये लॉट ऑफ एनर्जी उन एटम और मॉलिक्यूल के अंदर है, और उन्हीं को ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो यानी कि एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम। अब कौन कौन सी एनर्जी है, अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या है, इन सब का सम क्या होता है बोलो, इंटरनल एनर्जी। तो ये मत सोचो सिस्टम क्या है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। सिस्टम क्या है, एक मैटर है, और मैटर के अंदर क्या होते हैं, मैटर आपको पता है किससे बना है, स्मॉलर पार्टिकल से। पार्टिकल्स क्या थे, एटम या मॉलिक्यूल। और एटम और मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एनर्जी है, उन सब का सम उसकी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, याद रखना। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये याद रखना, ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। मान लीजिए किसी सिस्टम की, ध्यान दो जरा, मान लीजिए किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 थी, आपने उस पे
W वर्क किया या उसे हीट दी, तो उसे हीट या वर्क से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। मान लीजिए इंटरनल एनर्जी U1 थी, बाद में U2 होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? तो इन दोनों का डिफरेंस और कुछ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? U2 माइनस U1, ये ध्यान रखना है। और इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है? तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है या तो उस पर हम वर्क करें या उसे हम हीट वगैरह प्रोवाइड करें या उससे हीट निकाल लें, तो उससे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो समझ में आया इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी जो आपके पास एनर्जी है, आपको एनर्जी कहां से मिली? खाने से नहीं। आपकी पूरी बॉडी जो है बायोमोलिक्यूल से बनी है। वे बायोमोलिक्यूल कहीं प्रोटीन है, कहीं हार्मोन है बॉडी में, कहीं विटामिन से, कहीं एंजाइम से, ये और ये सारे क्या है? कुछ सेल के कंपोनेंट भी हैं। तो ये सारे क्या हैं बोलो? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है? यानी कि एटम और मोलिक्यूल्स। और वो एटम और मोलिक्यूल के पास जो एनर्जी है उसकी हम बात करें, उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। ये बात ध्यान समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके बाद, हीट। हीट क्या है? हीट क्यों? हाँ भाई, हीट क्या है? हीट ए मोड ऑफ एनर्जी। ये मोड ऑफ एनर्जी है, ये ध्यान रखना। एनर्जी की एक फॉर्म है और कुछ नहीं, मोड ऑफ एनर्जी है। यानी कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो हीट की फॉर्म में भी होती है, तो मोड ऑफ एनर्जी यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी और कुछ। समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है वर्क। अब वर्क क्या है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क होता है, लेकिन ये होता है मैकेनिकल वर्क। और केमिस्ट्री में यानी कि जो थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो, यहाँ कोई मैकेनिक वर्क नहीं काम करता। यानी कि ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के डिस्प्लेस करते हैं फोर्स लगाकर, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉलिक्यूल जहां है वहीं रहते हैं। तो यहाँ जो वर्क काम करता है, या तो इलेक्ट्रिक वर्क काम करता है या प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का हम डेरिवेशन करेंगे, कभी कभी हमसे डेरिवेशन पूछ लेते हैं कि वो कैसे। तो इसका मतलब हमें वर्क की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वर्क पढ़ेंगे।